और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह थी कि इस सड़क का इफ्तिताह जो वजह तनाज़ा बनी नेपाल और भारत के दरमियान, भारत के वजीर दिफा ने किया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि सड़कों के जो इनॉग्रेशन है या इफ्तिताह है वो वजीर दिफा करते रहे। लेकिन बहरहाल ऐसे मौके पर भारत की दीदा दलेरी यह है कि कश्मीर के सिलसिले में अमरीका की सालसी नहीं बर्दाश्त कर रहा, इग्नोर की। और अब चाइना के साथ जो तनाज़ा भारत का है उस सिलसिले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करना चाहता हूं और उसको भी भारत ने टर्न डाउन किया है। इन तमाम चीजों के पीछे ऐसे मौके पर जब आलमी मंजरनामा यह देख रहा है कि भारत मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया और चीन का तो एक पूरी हिस्ट्री है कि 1962 से यह तनाज़ा चला आ रहा है जी लद्दाख का, और तकरीबन कहा जाता है कि 488 किलोमीटर लंबी एक मुश्तरका एक लाइन है, एक सरहद है जिसकी बिना पर सरहद के दोनों तरफ इंडियन और चाइनीज फौजी हैं। लेकिन इस सिलसिले में एकदम ये अलाव का काम कैसे किया भारत ने, क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370 पर कश्मीर का हक भी ले लिया गया और लद्दाख को भी जो सेंट्रल के स्पुर्द किया गया था, और जिसको हमेशा से ही चाइना ने कहा है कि ये हमारी सवाबदीद है और ये जो हमारा जो हक है ये उसके ऊपर दरअसल एक हमला है। ये तमाम क्वेश्चन आज हमारे सामने मौजूद हैं। बल्कि साहब ऐसे मौके पर जब दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि इस खित्ते के एशिया के जो बड़े बड़े तनाजे हैं उसमें मैं सालिस का किरदार अदा करूं और ये तनाजे किसी हद तक खत्म हो जाए, या अमेरिका की नीयत में फर्क है या लहजे की शद्दोमद में फर्क है? क्या ऐसा है कि ना कश्मीर के मामले में भारत उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है, ना चाइना के साथ मामले में उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है? भारत कौन से ऐसे गोल्स है जो अचीव करने की कोशिश में है या कर रहा है या ख्वाब देख रहा है? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में और चीन का और पाकिस्तान का बिल्कुल टोटल हार्मनी है, एक ही सोच है, बिल्कुल हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज चीन और पाकिस्तान के दरमियान तो बात बड़ी क्लियर है कि ना कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना सी पैक के किस्म का कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब कहने का ये है कि चाहे अमेरिका हो चाहे उनका फ्रंटमैन भारत हो, इस इलाके में जो इस खत्ते में जो ये चाहेगा कि सी पैक को डिसरप्ट किया जाए, ये सबोटाज किया जाए, तो ये तो ना चाइना को कबूल है ना पाकिस्तान को कबूल है। और ये जो भी रिसेंट जो मामला हुआ है अपना लद्दाख में, लद्दाख को अपने इंडियन यूनियन में मर्ज किया, तो जाहिर बात है आपने अगर आपको याद हो चीन ने बड़ा स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट किया था। ठीक है कमर साहब आप बताएं, ऐसे मौके पर अनडिक्लेयर्ड एक सुपर पावर के साथ दूबदू होने की जरूरत करना इंडिया की इस सुक्की और जलालत के बावजूद, और दूसरी एक डिक्लेयर्ड सुपर पावर का मीडिएटर के किरदार अदा करने की पेशकश को कबूल ना करना, भारत के जहन में क्या लग रहा है आपके? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मीडिएशन की बात की है, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, ऐसी तो बात ही हमारी कोई नहीं हुई उनसे, और ये बिल्कुल गलत बात है। और लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो कोविड-19 पे किसी इश्यू पे हुई थी, सो वो इंडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। सो ये बल्कि ट्रंप साहब की बड़ी सुबकी हुई है। लेकिन अब वापस आ जाएं इंडिया और चाइना के मामलात पे। देखिए, ये मामलात इतने सिंपल नहीं है कि आप कहें कि इंडिया और चाइना के हालात खराब हो गए हैं तो जंग के दहाने पे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक पिक्चर आपके व्यूअर्स के पास आनी चाहिए। भले इंडिया और चाइना की 1962 में वॉर हुई, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे कभी गोली नहीं चली। वो हमेशा डंडे, पत्थर और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पता है एलओसी पे तो हमेशा बड़ी हैवी फायरिंग और किस तरह इंडियंस करते रहते हैं। और ऊपर से आपने ये भी देखना है कि इंडिया और चाइना जो है उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन के करीब है, और उन्होंने प्लान किया हुआ अगले $500 अरब तक इसको लेके जाना है अगले 2-4-5 साल में। सो यहां पे हमें देखना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है। एक तरफ से जो मगरब है, अमेरिका ये समझता है कि हमें इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया को प्रॉप अप करना है एक एज ए मेजर प्लेयर, ताकि वो चाइना के जो बैकयार्ड में जितने भी एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है वो एक रोल प्ले करे। ऊपर से अमेरिकन ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, जो है और जापानीज ने और इंडियंस ने एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू किया हुआ है चाइना को कंट्रोल करने का। सो बड़े लेवल पे चाइना जो है, अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इवन के उन्होंने जो उनकी पैसिफिक कमांड थी उसका नाम ही इंडो पैसिफिक रख दिया ताकि इंडिया को ओब्लाइज किया जाए। ये अभी जो उनके सेक्रेटरी मैटर्स थे पुराने, उन्होंने ये किया। सो मेरा ख्याल ये है कि ये जो टेक्टिकल लेवल पे, छोटे लेवल पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है सन वेडोंग,
उनका बयान सुने, वो कहते हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। इट मीन्स कि ये, और मजे की बात सुने, जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट अप्रोच है कि हमने अपना जो नजरियाती हिंदुत्व है और जो अखंड भारत है उसको पूरे रीजन में इंप्लीमेंट करना है, और जो लाइक माइंडेड स्टेट्स है उनको साथ मिलाना है। नेपाल को भी वो ऐसे ही समझते हैं कि वहां पे हिंदू मजहब है और वो बहुत ज्यादा रिलीजियस मामलात के लिए नेपाल में जाते हैं। मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी इंडिया बड़ी देर तक कंट्रोल करता रहा है। आपने हिंदुत्व के नजरिए की बात की। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब कहते हैं कि बेसिकली ये सीपैक, ईरान और पाकिस्तान का सारा मामला है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में ये भारत की मूव है। अब एक तीसरा वर्जन, डॉक्टर हुमा बकाई साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा। ऐसे मौके पर जब हमने देखा कश्मीर और लद्दाख के लिए इंडिया ने कानून तब्दील किया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने ना सिर्फ वजीर दिफा से रेगुलर मुलाकात करें, एयर चीफ से भी मुलाकात की, नेवल चीफ से भी मुलाकात की और बड़ी फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। चीनी सदर ने भी अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है, 5,000 की मजीद तैनाती भी की है, बजट में भी 178 अरब का इजाफा कर दिया है। इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत बैकफुट पर जाएगा, कश्मीर को उसके असल कवानीन के मुताबिक करेगा, लद्दाख से विड्रॉ करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जिस सुपर पावर की आप तन्हाई की बात कर रहे हैं, अगर आपका इशारा अमेरिका की तरफ है तो अमेरिका के साथ तो न्यू दिल्ली की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है। ओके। चाहे वो चाइना की तरफ कदम बढ़ाए, चाहे वो पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आंखें दिखाए, उसको पता है कि उसे एक तरह की पुष्टतनाई हासिल है, न सिर्फ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स से बल्कि दीगर वेस्टर्न पावर्स से भी। और आप देखिए कि कुछ पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम मसले हैं। अभी OIC में हमें बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने भी सपोर्ट नहीं किया है, तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें इंडिया को ये जरूरत तो देती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी मसले करे। देखिए 2020 में बावजूद कोविड-19 के लाइन ऑफ कंट्रोल की बड़ी सख्त वायलेशन हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। उसे चाइना के साथ भी वही शुरू किया था। चाइना ने अपने बुश डिप्लोमेसी जिसको वो लोग कहते हैं वो दिखाते हुए इंडिया को बड़ा सख्त पुशबैक दिया है। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि भारत अपने मकासद में थोड़ा थोड़ा कामयाब नजर आ रहा है? क्योंकि इसके पैरेलल अगर मैं देखूं तो हमने देखा कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, कश्मीर के ऊपर मजालिम हो, मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह कंप्रेस करके रखा गया हो, जितना वावेला सोशल मीडिया पर मचा, आलमी मंजरनामे पे वो देखा नहीं गया। और ऐसा भी नहीं है कि भारत कहीं से बैकफुट पर चला गया हो, कहीं से ऐसा भी नहीं लगा। आपको क्या लगता है? देखिए, दो चीजें हमें समझनी चाहिए इस वक्त, जिसमें उनको उनकी लीडरशिप को एक बुखलाहट है और एक पैनिक सिचुएशन भी थोड़ी बहुत उनके लिए क्रिएट हो गई है। आपको इंडिया पैनिक मोड में लग रहा है ऐसे मौके पर कि दुनिया की दूसरी वाहिद डिक्लेयर्ड रियासत है, हिंदू रियासत है नेपाल, वो मजहब अकीदे का मामला नहीं लग रहा कि हिंदुत्व का ये नजरिया जो अप्लाई हो रहा है जिसकी बिना पर वो नेपाल के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया बुखलाया हुआ है कि नहीं, पूरी समझ बूझ के साथ स्ट्रेटेजी चल रहा है, उसको कोई फल नजर आ रहा है या छीछड़े ही सही ख्वाब में नजर आ रहे हैं? देखिए, इंडिया जारी बात है जी कि एक इस वक्त दाएं बाजू की हिंदू जो मजहबी हिंदू जमात की गवर्नमेंट है और वो उनका एक बड़ा अपना वो बड़ी क्लैरिटी है उनके दिमाग के अंदर कि हमें वो जो एक एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट पॉलिसी है कि जी हमें अखंड भारत की तरफ जाना है, हमें वो ऐसे लाइक माइंडेड एरिया जो एग्जिस्ट करेंगे जहां जहां मौजूद है, कोई बाउंड्री नहीं चेंज करें, लेकिन वो लाइक माइंडेड एरियाज को हम अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में लें, सोचते हैं इस मामले में। लेकिन जो एडिशन आया वो आया है बीजेपी के आने से, वो एडिशन आया है जारी बात है अजीत डोवल के आने से, जिन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान को वाया अफगानिस्तान इंगेज किया जाए, कि वहां से दहशतगर्द एलिमेंट्स भेजे जाए, दहशतगर्द जमातों को ग्रुप्स को भेजा जाए और फाइनेंस किया जाए कि पाकिस्तान ऑलरेडी लड़ रहा है। तो वो तो उन्होंने पूरा नेटवर्क बिछाया है। एक बात उन्होंने ये किया है, एक तो रीजन में थोड़ी एग्रेसिव हुए हैं, दूसरा विद इन इंडिया बीजेपी बड़ी क्लैरिटी के साथ मुसलमान हिंदू के दरमियान तकसीम करती है और हिंदू हिंदू के दरमियान तकसीम करती है। इस वक्त आप देखें कि जो हिंदू हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो उसको भी एंटी नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। मोदी ने और उसकी जमात ने एक ऐसा बयानिया वहां डेवलप किया कि कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो इलेक्शन था 2019 का इसी बात पे जीत लिया और उन्होंने इंडिया को नए लॉलीपॉप पे लगा दिया कि 2023 तक तो हम जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला लेंगे।
तो वो तो पूरा एक जो एनवायरमेंट है उन्होंने सारा चार्ज कर दिया है, और इसके साथ उनके अदारे भी मिल गए, सुप्रीम कोर्ट भी मिल गई। सो एक सोची जिसे कहते हैं ना कि अगर आप इंडियन से बात करें तो वो कहते हैं कि मोदी ने इंडियन की नब्ज पे हाथ रखा है, और वो नब्ज थी मजहब, वो नब्ज थी कि जी एंटी पाकिस्तान जाना, वो नब्ज थी कि, और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं मोदी ने गांव में जो विलेजेस है वहां बहुत काम कराए, अर्बन सेंटर को नहीं वो छेड़ता, क्योंकि वो कहता है जो शहरों में रहते हैं वो तो बड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन वोट तो हर बंदे के इंपॉर्टेंट है। सो बड़ी प्लानिंग के साथ वो एक दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको मदद करती है इलेक्शन जीतने में, और वो समझते हैं यही हमारे पास बेस्ट टूल है। लेकिन इससे हो यह रहा है कि जो इंडिया ने सॉफ्ट पावर अपने बॉलीवुड के जरिए, अपने कल्चर, अपनी वैल्यू, स्पोर्ट्स के जरिए कमाई थी, अब इंडिया को हर जगह उसकी जगह जवाब देना पड़ता है। कोरोना वायरस को, सलमान साहब आखिरी बात, कोरोना वायरस को उन्होंने मजहब से लिंक कर दिया। उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस तो जमात इस्लामी और मुसलमानों ने दिया है।